नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कल बताया था इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, तो आज हम बात करेंगे शिमला एग्रीमेंट के बारे में। क्या है शिमला एग्रीमेंट 1971-1972 के बारे में। जैसा कि मैंने कल बताया था कि ये जो सिंधु नदी है, ये पाकिस्तान की जीडीपी पर किस तरीके से, अगर प्रधानमंत्री मोदी यानी भारत सरकार इसको रोक ले तो पाकिस्तान पर किस तरीके से इस पर वो निर्भर न रह पाए, यानी कि पाकिस्तान की जीडीपी खराब हो जाएगी। तो इस पर भी बात करेंगे। थोड़ा पहले हम बात करेंगे शिमला एग्रीमेंट के बारे में। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल नए हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो थोड़ा बात करते हैं शिमला एग्रीमेंट के बारे में। बात करते हैं 1971 का दिन। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बांग्लादेश के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरने के साथ साथ इस क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास को बदल कर रख दिया। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पण के साथ 16 दिसंबर 1971 को वर्तमान बांग्लादेश के ढाका में, चलिए बांग्लादेश कहाँ पर, ये है बांग्लादेश है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है बांग्लादेश, यही है बांग्लादेश। यहीं पर है ढाका, इसे बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है इंडिया, ये है ढाका और ये है पाकिस्तान। और इधर पड़ता है अफगानिस्तान, इधर है तिब्बत और इधर पड़ता है चाइना। ये तिब्बत चाइना की स्थानीय है, लेकिन चाइना ने भी इस पर कब्जा कर रखा है। जैसा मैंने बताया शिमला एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। तो वर्तमान बांग्लादेश के ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। इस संघर्ष और इसके असमाधान के बाद शिमला समझौता 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक तरफा युद्ध की विराम की घोषणा की थी। आपको बता दें 93,000 जो सैनिक थे यहाँ पर ढाका में थे, इसको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनको आत्मसमर्पण कर दिया था। इनको घुटने के बल इनको लाकर खड़ा कर दिया था, इनको बंदी बना लिया था। शिमला समझौता 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो थे। ये जो जुल्फिकार अली भुट्टो था, यह पाकिस्तान की सेना में तख्ता पलट के बाद इसको 4 अप्रैल 1979 को फांसी की सजा दे दी गई थी पाकिस्तान में। ये दोनों मिलकर हस्ताक्षर किए और बाद में ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। कौन बन गए? जुल्फिकार अली भुट्टो। ये पहले राष्ट्रपति थे, लेकिन बाद में ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। फिर जिसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ 1971 के जंग के बाद। शिमला समझौता के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल LOC बना। ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, चलिए हम थोड़ा बात करते हैं। ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। जैसे मैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर का मैप बना रहा हूँ, यहाँ पर मैप नहीं हो ही नहीं पाएगा, तो जैसे मैं जम्मू कश्मीर का मैप बना रहा हूँ, ये है जम्मू कश्मीर, या ये लाइन ऑफ कंट्रोल LOC है और ये POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और ये है LOC, यही है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल इसी को कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और दोनों पक्ष LOC को बड़े पैमाने मानकर एक दूसरे के इलाकों से सैनिक को हटाने पर सहमत हुए। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं क्या था शिमला समझौता का प्रावधान। इस समझौता में दोनों देशों ने विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का वादा किया और नियंत्रण रेखा LOC का समाधान करने के बाद वहीं भारत ने 1971 के युद्ध में कब्जे वाले क्षेत्र को पाकिस्तान को हवाले कर दिया। यानी कि भारत ने भी 13,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से कब्जा किया था, वो पाकिस्तान को हवाले कर दिया था। क्योंकि ये जो भारत का ये जो बांग्लादेश है, यहीं पर 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। इसी को लेकर जो शिमला समझौता था, ये शिमला यहीं पर है, एक यहाँ पर कॉलेज हुआ करता था, वहीं पर ये समझौता हुआ था। इस शिमला समझौता का मुख्य उद्देश्य शत्रुता के बाद दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना था। आपको बता दी कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान कई बार UN में उठाया। UN होता है, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पर पाकिस्तान कई बार कश्मीर के मुद्दों को लेकर उठाता है, लेकिन उसको कोई भी फायदा नहीं होता। अब वहाँ से एक निकल कर बात आई है, पाकिस्तान से निकल कर एक बात आई है कि हम शिमला समझौता को रद्द कर देंगे। अगर उस शिमला समझौता को रद्द कर भी देता तो पाकिस्तान, ये तो भारत को, ये जो भारत हमारा प्यारा भारत है, इसको POK को लेने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। आज जितने भी आतंकवादी हैं, मैं आपको साफ बता दूँ, जम्मू कश्मीर के में 80% मुसलमान हैं और 17% सनातन धर्म के लोग रहते हैं और 2% से कम दलित लोग रहते हैं। और जो 80% मुस्लिम आबादी है और 70% पाकिस्तान के समर्थन में करते हैं, यानी पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। और वहीं से ही ये जो जम्मू कश्मीर के मुसलमान हैं, मैं खुलकर बात कर रहा हूँ, जम्मू का मुसलमान है, वहाँ पर ही इन मुसलमानों ने उनका आतंकवादियों का साथ दिया और इसी कारण से वहाँ पर ये आए। ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहलगाम है, यहीं पर है पहलगाम। आप सोचिए कि अगर कोई आतंकी आ रहा है तो बिना आपके समर्थन से नहीं आएगा। तो आप लोगों ने सोचा ये जो पहलगाम है, यहीं पर है पहलगाम है यहाँ पर, और यहीं पर जो है जितना भी मुस्लिम आबादी रहती है वो 70% पाकिस्तान के टच में रहते हैं, पाकिस्तान के संपर्क में रहते हैं और उन्हीं की तरफ बोलते हैं। ये चाहे जो भी हो, जम्मू कश्मीर मुसलमान, हाँ 10% मान सकते हैं इंडिया की तरफ बोल रखते हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की जो GDP है, जितना भी लोग बाहरी टूरिस्ट जो आते हैं, जो घूमने के लिए, सैर करने के लिए कुछ भी आते होंगे, वो पूरी इन्हीं पर ही आधारित है। अब ये थोड़ा बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। जो सिंधु नदी है यहाँ से निकलती है, कैलाश मानसरोवर से निकलती है और पाकिस्तान होते हुए जाती है। अगर यहाँ पर ही सरकार डैम बना दे, ऐसे डैम तो बनाई है, आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर किशनगंगा डैम है। अब जैसे कि हम आपको बता दें कि जो सिंधु नदी है कैलाश के मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत ये चाइना का हिस्सा नहीं है, तिब्बत भी आज़ाद होना चाहता है, लेकिन चाइना इसको आज़ाद होने नहीं देता है, क्योंकि ये चाइना ने इसको ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। और ऐसे बात बता दें कि ये जो झेलम नदी है, झेलम नदी पर भी डैम बनाया गया है, वो निर्माणाधीन है, यानी कार्य धीरे धीरे हो रहा है। अभी पाकिस्तान को समझ में आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो 25%
पाकिस्तान की जो 25% जीडीपी है, जीडीपी ये कृषि पर ही आधारित है। और ये जो जीडीपी अगर ये इसको बंद कर देंगे, अगर यहाँ से हम एक डैम बना दे, भारत सरकार डैम बना दे, तो पाकिस्तान का खाना पानी सब बंद हो जाएगा। अब पाकिस्तान की जो 80% एक से आबादी यहीं पर ही पूरा रहती है, ये मुल्तान हो गया, लाहौर, कराची से ही, जो ज़्यादा ही कराची। और आपको एक कोई चीज़ ये भी बता दें कि जो 26/11 मुंबई आतंकी हमला हुआ था, उसमें भी यही कहा गया था, अगर कोई सनातन और अंग्रेज़ मिले तो उसको मार देना, और कोई अगर मुसलमान मिले तो उसको छोड़ देना। सेम टू सेम यहीं पर ही हुआ है। अब ये चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यही बनकर आएगा, चाहे ये भारत का चुनाव हो, चाहे ये किसी राज्य का चुनाव हो। ठीक, मैं भारत मतलब कि यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव या फिर मुख्यमंत्री का चुनाव हो। अब ये जो निकल कर आया है कि धर्म देखकर गोली मारी गई थी, ऐसे भी 26/11 मुंबई आतंकी हमला में ही पहले से वो 10 आतंकियों को बता दिया गया था कि अगर अंग्रेज़ और सनातन धर्म के लोग मिले तो उसको मार देना, और अगर कोई मुसलमान मिले तो उसको छोड़ देना। हालांकि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों में मुसलमान ही मरे, तो ऐसी बात नहीं है। मैं किसी धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ नहीं हूँ। तो जैसा कि मैं बताइए, रावी नदी है, ये सतलज नदी, व्यास नदी और रावी नदी, ये सब पानी, ये जो पानी है भारत पूरी तरीके से यूज करेगा। जो चीन में जो पश्चिमी नदियाँ हैं, ये जो पश्चिमी नदियाँ झेलम, चिनाब और सिंधु नदी, इसका पानी 20% भारत यूज कर सकता है। सिंधु, झेलम, चिनाब नदी का पानी 20% भारत यूज करता है। लेकिन जल विद्युत के मत्स्य पालन मतलब मछली पालन के लिए और नौवहन के लिए, लेकिन कृषि के लिए यूज नहीं कर सकता। अगर कृषि के लिए यूज करना चाहे तो पाकिस्तान उसके लिए आवाज़ उठाएगा। यही था कि यही जो था, ये मैंने जो समझा दिया आपको, ये बता दिया ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, और ये तिब्बत है, और ये है चाइना, और इधर है अफ़गानिस्तान, इधर पूरा म्यांमार का क्षेत्र, ये है श्रीलंका, और यहीं पर है पाक जल संधि है, और हाँ यही है अरब सी है, ये अरब सी। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये था शिमला समझौता। थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन करना था कि यहाँ पर कौन कौन से डैम बने हैं। तो यहाँ पर भागा नदी पर ही बनाया गया था। चिनाब जो नदी निकलता है, ये भागा नदी, चंद्रा नदी, ये चिनाब नदी पर ही एक सरकार ने एक पुल बनाया होगा, देखे होंगे आप, इस टाइप का होगा, वहीं पर पुल बना है। और ये जो ब्यास नदी, सतलज नदी, ये भारत से ही पूरी नदी निकलती है। ये जो किशनगंगा डैम और ये वुलर झील, ये जो झेलम नदी है ना, ये झेलम नदी, ये वुलर झील से और वेरीनाग झील से ही निकलती है। वेरीनाग झील से वहाँ पर देखे होंगे कि बहुत से झील है, शेष